नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में दो मेन पॉइंट पे बात करेंगे कि पहला पॉइंट तो ये है ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ कल, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, वो पूरा का पूरा गेम क्या है सीजेपी का, उसके बारे में जो भी नए लेटेस्ट अपडेट है और जो जो नई चीज़ें खुल के आ रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि सडनली सोनम वांगचुक को हटा के सरकार ने दूसरे जो लोग हैं, जो कि नए लड़के हैं, उनके साथ बातचीत क्यों की है। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये गलत मूव हुआ है, सरकार ने गलत कर दिया है, इससे तो सोनम वांगचुक से ही बात कर लेते हो, तो 60 साल का आदमी है, थोड़ा सरकार की इज्जत रह जाती। लेकिन नहीं, सरकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब ये क्यों किया है, ये मैं जब सेकंड पार्ट में वीडियो में बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, और जो कल हुआ है उसके बारे में। अभी मैं सर्च कर रहा था और मैंने जो पवनीत सिंह सर है, इनका एक ये वीडियो देखा। अब इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है 4M के बारे में। जो कोई भी आंदोलन जब खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे वो सक्सेसफुल होता है और क्यों वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो इन्होंने दोनों आंदोलनों को कंपेयर किया। एक अन्ना हजारे का आंदोलन था और एक ये जो सीजेपी का आंदोलन हुआ है। तो उनके सारे पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा और थोड़ा-सा और उसे कंपेयर करेंगे कुछ और पॉइंट को लेके। एक आम आदमी जो कि उस आंदोलन में था, या फिर जो जिन्होंने उसका समर्थन किया, उन्होंने क्या सोच के किया होगा। तो वो सारी चीज़ें। सबसे एक इम्पोर्टेंट ये जो 4 पॉइंट उन्होंने बताए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो होता है किसी भी चीज़ के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन जब बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनियाँ जब अपना प्रोडक्ट लाती हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो कंज़्यूमर हो उसके साथ कुछ इमोशनल कनेक्शन बने, ताकि भाई वो प्रोडक्ट उनका ईज़िली सेल हो। त्योहारों के समय प्रोडक्ट लाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं। तो किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी विचारधारा के साथ, किसी भी बात के साथ जब तक हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक वो इतना सक्सेसफुल वो चीज़ नहीं होती है। वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 4M अपनी जगह है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज़ होती है। अब अन्ना हज़ारे के आंदोलन में क्या था, उस समय की कंडीशन क्या थी, थोड़ी फ्लैशबैक में चलते हैं। अन्ना हज़ारे का आंदोलन जब शुरू हुआ तो देश में कंडीशन क्या थी कि यूपीए की सरकार को लेके, जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार है, उसको लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। भ्रष्टाचार के बहुत बड़े-बड़े मामले होते, बहुत बड़े-बड़े कांड हुए थे। आए दिन यहाँ पे घोटाला हुआ है, वहाँ घोटाला हुआ है, ये सारी खबरें न्यूज़ चैनल्स पे आती रहती थी और ये सुनते हम रहते थे। तो ये पूरी तरह से एक माहौल बन चुका था कि घोटाले हुए, और वो सब सच था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी गलत था, सब कुछ सच था। अदालतों ने भी उस चीज़ को माना था कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और लोगों का गुस्सा जो था वो सिर्फ भ्रष्टाचार को लेके नहीं था, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस ज़माने में। आतंकवाद की कार्रवाइयाँ जो होती थी उसको लेके भी सरकार का जो रुख था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहुत सारी वोट बैंक के लालच में भी ऐसी चीज़ें होती थी, कहीं न कहीं तुष्टीकरण भी हो रहा था मुस्लिम, और उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक गुस्सा था कि कंट्रोल नहीं था सरकार का, ना अपने मंत्रियों पे था कि भ्रष्टाचार रोक पाएँ, ना अपने पूरी गवर्नेंस पे था, ना लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह से कंट्रोल था कि आतंकवादियों को रोक पाएँ। चाहे कश्मीर हो या देश के दूसरे हिस्से, वहाँ पे आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती थी और उससे जिस तरह से निपटा जाता था, जिस तरह से बाद में तुष्टीकरण होता था, वो भी, उसको लेके भी लोगों में गुस्सा था। तो सरकार के खिलाफ जो था वो अलग-अलग मोर्चों पे गुस्सा था। कोई भी एक व्यक्ति एक पॉइंट को लेके किसी भी सरकार का विरोध नहीं करेगा, ना उसका समर्थन करेगा। अलग-अलग चीज़ें होती हैं, अलग-अलग कंडीशंस बनती हैं जिसको लेके हम लोग विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। सिर्फ़ एक वजह नहीं होती, मल्टीपल वजह हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें थी। आज अगर हम देखें तो ऐसा कोई गुस्सा, ऐसा कोई माहौल इस देश में नहीं है। फिर दूसरी जो चीज़ है क्रेडिबिलिटी की, तो वो बिल्कुल है। अन्ना हज़ारे की जो छवि थी वो एक ऐसी थी कि नॉन पॉलिटिकल बंदा है, और इतना ही नहीं, सिर्फ़ एनजीओ का भी कोई रोल उसमें नहीं था। उस समय ये भी चीज़ थी कि भई एनजीओ का क्या इसमें रोल होता है, वो भी आम लोग इस समय नहीं समझते थे, क्योंकि वो एक ऐसा आंदोलन था जो इतने लंबे समय से हुआ था। किस तरह से आंदोलन प्लांट किए जाते हैं, किस तरह से लोगों को लाया जाता है और एनजीओज़ का क्या रोल होता है, इसके बारे में आम आदमी को कोई जानकारी नहीं थी। आज तो उस आंदोलन को लेके भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, लोग बहुत तरह की थ्योरियाँ लेके आते हैं कि कहीं न कहीं वो आंदोलनी प्लान था। तो वहाँ पे पूरियाँ बँटती थी, सब्ज़ी बँटती थी। अब ये फंड कहाँ से आता था उस ज़माने में भी, ये किसी ने पूछा नहीं था। लेकिन आज लोग पूछते हैं कि भई सीजेपी पे जो खाना बँट रहा है कहाँ से आ रहा है? तो ये बिल्कुल, ये इसलिए हो रहा है, एक छोटा-सा पॉइंट है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब अवेयर हैं। लोग ये बारे में सोच रहे हैं कि यार ये कहीं न कहीं सच है कि झूठ है। तो उस ज़माने में क्या फ़र्क था कि अन्ना हज़ारे की छवि अच्छी थी। फिर हमने अपनी किताबों में पढ़ा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी अनशन करते थे। अब अन्ना हज़ारे जब अनशन करने बैठे तो भई ये पहली बार लोगों ने देखा। 40-50 साल हो चुके थे लो कि मतलब किसी को अनशन करते हुए नहीं दिखा, तो लोगों में एक ये भी थी, जिज्ञासा भी थी कि भई ये कैसे होगा? क्या वाक़ई सरकार मान जाएगी अनशन करने से? फिर सरकार खुद बैकफुट पे थी, सरकार के ऊपर दबाव थे, करप्शन के, नेशनल सिक्योरिटी डे के, बहुत ज़्यादा इश्यू सरकार के खिलाफ थे। अन्ना हज़ारे की छवि अच्छी थी, माहौल ऐसा था, लोग उसके साथ कनेक्ट कर गए थे, इमोशनली कनेक्ट कर गए थे, तो वो आंदोलन सफल हो गया। हालाँकि बाद में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूरा आंदोलन हाईजैक किया
और उसने उन्होंने धीरे-धीरे जिस तरह से उस पूरी आम आदमी पार्टी बनाई, फिर उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना शुरू करा, तो उसने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। आज लोग भरोसा करने को तैयार नहीं हैं और सिर्फ़ इतना ही नहीं है, दूसरी चीज़ आज मोदी सरकार को लेके लोगों में ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, जो उस ज़माने में था। नेशनल सिक्योरिटी की कंडीशन ऐसी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन भी अच्छी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि इस आंदोलन के साथ लोग क्यों कनेक्ट करते हैं? जिन लोगों का नीट से कोई लेना-देना नहीं है, वो तो नहीं कनेक्ट करेंगे, लेकिन जिन्होंने नीट देना था उन्होंने भी कनेक्ट नहीं करा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, जब नीट का सेकंड अटेम्प्ट होने वाला था, तो एक रात पहले अभिजीत दीपके का एक वीडियो वायरल हुआ कि भाई आओ हम रात भर प्रोटेस्ट करेंगे, आप लोग जितने भी नीट वाले स्टूडेंट हैं वो आइए। अब कैसे कोई आएगा? अगले दिन उस बच्चे ने नीट के एग्जाम देने जाना है और आप उसको बोलो कि आओ रात भर मेरे साथ प्रोटेस्ट करो, तो ये दिखाता है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सिंसियरिटी नहीं थी, कोई ईमानदारी इनके अंदर नहीं थी। बस ये एक आंदोलन चला रहे थे और लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये जो भी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इनको नीट से कोई लेना-देना नहीं है, इनको इन बच्चों से कोई लेना-देना नहीं है। तो जो लोग इससे सीधे इस मुद्दे से प्रभावित थे, यानी नीट के स्टूडेंट, वो भी इससे कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आम लोग कैसे करते हैं? अब कल जो हुआ है, वो बिल्कुल एक ये था कि सब कुछ इनके रास्ते बंद हो चुके थे, तो इन्होंने फिर आखिरी में हिंसा करनी थी, ये खुद उकसा रहे थे। वहाँ पे अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई ट्रक भर के पत्थर आए, तो ट्रक कहाँ से आ गया पत्थरों से भर के? अब जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस से पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये सारी चीज़ें वीडियोज़ में वायरल हो रही हैं। तो एक शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट था, उसका लोग समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप समझिए कि कभी भी लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। भारत की जनता कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है और जब आप हिंसा करते हैं, तो आप उनका विश्वास खो देते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बनते हैं जो बिल्कुल पिक्चर को क्लियर कर देते हैं। अन्ना हज़ारे की छवि बेहतर थी, एनजीओ वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो लोगों के दिमाग में था ही नहीं। फिर पहले गांधी जी की जो छवि थी और उसके बाद सरकार का जो भ्रष्टाचार था, उस सारी चीज़ों ने एक इमोशनल कनेक्ट किया था और वो पूरा आंदोलन सफल हो गया था और सरकार की खुद की गलतियाँ भी थी उसमें। दूसरी कहीं न कहीं थ्योरी ये भी है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग भी उस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। उसमें एक थ्योरी ये भी निकली क्योंकि बाद में बाबा रामदेव का जब पूरा आया इसमें कॉन्सेप्ट और बाबा रामदेव पे रात में वहाँ पे लाठियाँ चली, लोगों को भगा दिया गया सोते हुए लोगों को। तो ये आया कि भाई बाबा रामदेव का तो ये समर्थन नहीं कर रहे थे कांग्रेसी, लेकिन उनका कर रहे थे तो उन्हें करने दिया। तो ये भी एक थ्योरी चली, कंट्रोवर्सी जो आज भी चलती है काफ़ी। इस आंदोलन में क्या हुआ सीजेपी में कि पहली बात तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। फिर ये खुद भी क्या करना चाह रहे थे इन्हें पता नहीं था। और ये जो नीट वाला पूरा मामला ये ला रहे थे, सिर्फ इनका एक ही मुद्दा था कि एक आदमी का इन्हें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो क्या उसके बाद पेपर लीक नहीं होंगे? तो ये जो पूरा का पूरा एक क्रिएट हुआ, वो एक आदमी पे क्रिएट हुआ, ना कि एक सिस्टम के फेलियर पे। वो फेलियर बहुत पीछे रह गया नीट वाला और आपने एक आदमी को आगे कर लिया कि हमें कुछ भी करना है, इसका इस्तीफा करवाना है। तो वो चीज़ फिर लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करी, क्योंकि अगर एक मिनिस्टर इस्तीफा दे भी दे तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरी बार जब नीट होगा या और भी पेपर होंगे तो लीक नहीं होंगे। तो हमें एक सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। मिनिस्टर भी बदल दिया जाए, सरकार भी बदल दी जाए, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में भी ये सब पेपर लीक होते थे। ये कोई नया नहीं हुआ, कोई पहली बार नहीं हुआ और दुनिया में बहुत जगह होते हैं, चीन में, यूरोप में, सब जगह, अमेरिका में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपने सिस्टम को ठीक किया है। तो हमें अपने सिस्टम को ठीक करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ की पॉलिटिक्स में पड़ना चाहिए। तो इनका जो सबसे एक विजन था, वो खुद को लेके ईमानदारी नहीं थी, अपना जो कॉज था उसको लेके ईमानदारी नहीं थी। अभी अब नए वीडियो आ रहे हैं जिसमें कोई कहीं बर्गर खाता हुआ दिख रहा है। सोनम वांगचुक खुद बोल रहे थे कि भाई मुझे तो तुमने भूखा बैठा रखा है, लेकिन तुम ठूस-ठूस के खा रहे हो। अब उस ज़माने में भी अन्ना हज़ारे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे पूरी सब्ज़ी बट रही होती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। अन्ना हज़ारे का जो आंदोलन था वो सही था, वो वाक़ई एक भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठे हुए थे, वो छुप के खाना नहीं खाते थे। सोनम वांगचुक के बारे में बहुत ऐसा कंट्रोवर्सी आई कि भई ये छुप-छुप के खा रहा है, पानी पी रहा है बार-बार, और बहुत सारी सोनम वांगचुक को लेके एक रिलायबिलिटी नहीं थी, लोगों में भरोसा नहीं था, क्योंकि उनकी एनजीओ को लेके भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हुई है। एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुए हुए हैं। लद्दाख में कहा जाता है कि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट चलाया और उसकी कोई मान्यता नहीं थी। लोगों को, जो बच्चे थे जिन्होंने फीस भी उनसे ली थी, लेकिन उन्हें डिग्रियाँ या फिर जो उनके डॉक्यूमेंट थे, सर्टिफिकेट थे, वो नहीं मिले। तो इसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। और यही रीज़न है कि इस आंदोलन के साथ लोगों ने कनेक्ट नहीं करा, क्योंकि इसमें ईमानदारी उन्हें नहीं दिखाई दी, कोई इमोशंस नहीं दिखाई दिए, कोई सच्चाई नहीं दिखाई दी। तो ये सबसे बड़ी वजह है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि मोदी सरकार ने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है, इन 2 लड़कों को बुला के सोनम वांगचुक के साथ बातचीत कर लेते हैं। तो भाई सीधी सी मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर आपके पास ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन हो, कि एक आप ऐसी एक चाल चलेंगे जिसके बाद जो आपका एक बड़ा दुश्मन है वो और बड़ा हो जाएगा, या फिर आप एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि भाई आपका जो बड़ा दुश्मन है वो बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा एक नया दुश्मन खड़ा हो जाएगा।
तो मुझे लगता है सरकार ने दूसरे वाले ऑप्शन को चुना है। सोनम वांगचुक के साथ तो वैसे ही सरकार के जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं एफसीआरए को लेके, उनके एनजीओज को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो सोनम वांगचुक से अगर वो बातचीत करते तो वो तो फिर सीजेपी का मालिक बन जाता। और बेकार में सरकार अपने ही अगेंस्ट इतने बड़े, जिसको थोड़ा बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस सीजेपी के आंदोलन को कोई समर्थन लोगों का नहीं मिला, टोटली शेड था। सोनम वांगचुक के आने के बाद थोड़ा सा समर्थन मिला, और वो भी क्यों मिला, क्योंकि लोगों के मन में एक ये बात है कि भाई ये जो 3 इडियट फिल्म बनी थी वो सोनम वांगचुक की लाइफ में है, जो कि बिल्कुल गलत है। सोनम वांगचुक ने खुद ये बात बोली है कि भाई उसकी लाइफ में नहीं है। इसकी आमिर खान ने भी अभी थोड़े दिन पहले बोल दिया कि नहीं भाई उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात थी। तो इसलिए सरकार ने वो रास्ता चुना कि भाई इसको आगे करने के बजाय हम एक दो नए लड़कों से बातचीत करेंगे और इनको यहाँ से हटाएंगे। कल जो हिंसा हुई है, अब उसके बाद ये जितने भी इसमें ऑर्गेनाइजर थे उनके खिलाफ केस तो रजिस्टर्ड होंगे ही होंगे, एफआईआर तो होगी होगी। तो सरकार का जो मूव है मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। सोनम वांगचुक को उन्होंने ज़्यादा स्पेस नहीं दिया है, क्योंकि पूरा जो ये सोनम वांगचुक का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सीआईए का उसमें क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, कहना बहुत ही मुश्किल है। उनके बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस वायरल हुए थे कुछ महीनों पहले, और इसलिए सोनम वांगचुक पे सरकार ने भरोसा नहीं किया, आम लोगों ने भी नहीं किया है। इसलिए बातचीत स्टूडेंट से होनी चाहिए थी, जो भी वहाँ पे लोग थे, हालांकि स्टूडेंट ये लोग नहीं थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, सरकार ने बातचीत की है, तो वहीं तक उन्होंने रखा है इस चीज़ को कि सोनम वांगचुक को और ज़्यादा स्पेस नहीं दी, उसे बड़ा नहीं होने दिया, उसका कद नहीं बढ़ने दिया है, और उसको साइड लाइन करके दो नए लड़कों से बातचीत की है। और बाकी ये लोग एक्सपोज तो हो चुके हैं, क्योंकि इनके समर्थक इससे पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग कहाँ थे वहाँ पे, कहाँ गायब हो गए थे, हम लोगों ने तो डंडे खाए, तुम कहाँ थे। तो पूरा का पूरा जो मामला घूम फिर के वहीं आता है। दोनों आंदोलन के बीच में जो फर्क था वही था कि एक तो ईमानदारी नहीं थी, आपका कॉज क्या है उसको लेके नहीं थी। कम से कम अन्ना हजारे के आंदोलन में जो बात में गड़बड़ी करी, जो लोगों का भरोसा तोड़ा, वो अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा था, अन्ना हजारे ने नहीं तोड़ा था। लेकिन इस मामले में शुरू से ही जो लोग थे, सोनम वांगचुक या और भी लोग, वो टोटली पहले ही एक्सपोज हो चुके थे, और इसलिए लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी जो जो मैंने आपको बताया है आपको ठीक लग रहा है, आप इससे एग्री है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।